IVM। भाई हम हिंदुस्तानियों को बतियाना बड़ा पसंद है। बंगाली में अड्डा, उड़िया में खोट्टी, कन्नड़ा में हरटे और हिंदी में पुलियाबाजी। इस कला के लिए हमारी हर भाषा में एक शब्द है। हम तीनों तो अक्सर मिलकर पुलियाबाजी करते ही रहते हैं, तो हमने सोचा आपको भी इसमें शामिल कर लिया जाए। तो आइए प्रणय, सौरभ और ख्याति के साथ करते हैं पुलियाबाजी। हेलो सौरभ, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया प्रणय। ख्याति तुम बताओ। मैं भी ठीक हूँ। तो आज किस विषय पे हम चर्चा करें, बताइए। वैसे हम लोग ये भी कहते हैं कि अभी ये साल का अंत आने वाला है, तो हम सोच रहे हैं कि एक दो हफ्ते का ब्रेक लिया जाए। तो हम लोग ये एपिसोड रिलीज करेंगे, उसके बाद हम लोग आपको नए साल में मिलेंगे, जनवरी के फर्स्ट या सेकंड वीक में। तब तक आप पुलियाबाजी सुनते रहिएगा और आपके जो पिछले एपिसोड्स हैं उसको कैचअप करने का हम मौका दे रहे हैं आपको। जैसे एक बार बहुत पहले इकोनॉमिस्ट ने एक प्रैंक किया था ना, उन्होंने बोला था कि इकोनॉमिस्ट एक हफ्ते के लिए हम लोग नहीं पब्लिश कर रहे हैं, जिससे कि रीडर्स को मौका मिले कि वो कैचअप कर ले हमारे पिछले आर्टिकल्स को। तो वैसे ही हम भी वो बरकत दे रहे हैं हमारे लिसनर्स के लिए। हाँ, तो सौरभ और ख्याति, मैं सोच रहा था कि इस एपिसोड के लिए हम लोग चर्चा करें कि जो अच्छे डिजिटल समुदाय हैं या डिजिटल कम्युनिटीज़ हैं, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और क्यों अक्सर ऑनलाइन कम्युनिटीज़ खराब हो जाती हैं समय के साथ साथ। तो इस विषय पर हम लोग इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने हालिया एक नई कम्युनिटी स्टार्ट की है पब्लिक पॉलिसी पर डिस्कशन करने के लिए, ओपन तक्षशिला। तो उस पर हम लोग सोच रहे थे कि क्या हम लोग सीख सकते हैं दूसरे डिजिटल कम्युनिटीज से, जिससे कि हम लोग एक अच्छी डिजिटल कम्युनिटी बना पाएं। और शायद ये सवाल काफ़ी ज्वलंत है और काफ़ी लोगों को अप्लाई करता है, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर जीवन तो अपना डिजिटल टूल्स पर ही बिता रहे हैं। तो ये इस विषय पर समझने की कोशिश करते हैं। क्या लगता है आपको? हाँ, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि इसका आंसर बहुत सिंपल नहीं है। कि काफ़ी सारी बड़े बड़े कंपनियों ने भी अपने सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स, अपनी कम्युनिटी के अलग अलग प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश की है और ज़्यादातर तो फेल ही हो जाते हैं, राइट। तो ये एक गुत्थी है कि क्यों कुछ कम्युनिटीज़ चल जाती है, जबकि कुछ बहुत कोशिश के बाद भी नहीं टेक ऑफ ले पाती है। राइट। और मुझे लगता है कि काफ़ी कम्युनिटीज़ के उद्देश्यों पर भी ये चीज़ निर्भर करी है। जैसे रेडिट वगैरह बने या शुरू में ट्विटर बना था और फिर वो धीरे धीरे चेंज लोग करते गए, एल्गोरिथम्स बदलते गए। फेसबुक के भी एल्गोरिथम्स ओवर टाइम बदलते रहे हैं, यूट्यूब के बदलते रहे हैं। तो क्या आपका उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग चीज़ें देखें, तो फिर सनसनी वाली जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा पॉपुलर हो जाती हैं ऐसा करने पर? और या फिर होता है कि आप ऐसी चीज़ें करना चाहते हैं जो शायद रेलेवेंट हैं या अच्छी हैं, और वो बाय डेफिनेशन थोड़ी दूरदर्शन न्यूज़ टाइप हो जाएगी। तो क्वालिटी ओवर क्वांटिटी का एक ट्रेड ऑफ हर कम्युनिटी को करना पड़ता है। तो ये मुझे लगता है कि मूल फर्क है। अगर आप कोई भी रेडिट देख लें या फिर हैकर न्यूज़ वगैरह देख लें, जो बहुत ज़्यादा एड फोकस्ड नहीं थे, ऑल्दो रेडिट को एक मीडिया कंपनी ने खरीद लिया, तो तब बोल रहे थे लोग कि अब तो ये चलेगा नहीं, लेकिन उन्होंने उसमें इतनी छेड़खानी नहीं करी समहाउ। लेकिन हैकर न्यूज़ ले लें, वो एक पर्सनल आदमी, बहुत एक अमीर आदमी का फोरम है जिसमें उसको पैसा कमाना वहाँ से उद्देश्य नहीं है, तो उसने उसको छेड़ा नहीं है। बाकी जगहों पर और खासकर जो बाकी बहुत ज़्यादा पॉपुलर प्लेटफॉर्म है उनके साथ थोड़ी दिक्कत भी है। अब ट्विटर चाहे किसी बहुत अमीर इंसान का भी हो, लेकिन इतना बड़ा प्लेटफॉर्म चलाने के लिए इतना पैसा लगता है, जहाँ पे इतने सारे लोग आ रहे हों, तो फिर आप अगर इतना पैसा लगता है तो आपको उसमें से कमाई भी करनी पड़ेगी। तो आजकल आप देखेंगे ट्विटर पे काफ़ी कोशिश हो रही है, वो कोशिश कर रहे हैं कि लोग पैसे दें, तो फिर प्रेशर हट जाएगा कि आप सिर्फ सनसनी करें, क्योंकि अगर लोग पैसे दे रहे हैं तो फिर आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं। अगर आप उनको ऐड दिखाना चाहते हैं तो आप चाहते हैं एक चीज़ सबसे बहुत ज़्यादा लोगों को दिखे, वरना आप चाहेंगे कि जो एक चीज़ दिखे वो सिर्फ रेलेवेंट लोगों को दिखे। तो ये मेरे को लगता है कि एक विरोधाभास है थोड़ा सा। या तो जैसा आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो बेसिकली कम्युनिटी का, वैसी कम्युनिटी बन जाएगी। इस बात को थोड़ा आगे बढ़ाने से पहले क्या हम ये सोच सकते हैं कि क्या प्रकार की कम्युनिटी हम, मतलब कुछ
हम इसके अंदर क्लासिफाई कर सकते हैं कि इतने ये प्रकार की हम कम्युनिटी है, और उसके हिसाब से शायद हम उसको ज़्यादा सोच पाए, क्योंकि बहुत जेनेरिक, क्योंकि विकिपीडिया बहुत अलग प्रकार की कम्युनिटी है ट्विटर से, राइट? तो उसका उद्देश्य और विकिपीडिया का बहुत अलग होगा। तो क्या आपके दिमाग में कुछ है कि ये 4 प्रकार की कम्युनिटी होती है? नहीं, मुझे नहीं लगता इतना खास डिफरेंस है, क्योंकि जैसे फेसबुक पे कोई पेज बनाए आप, या फिर तो वो भी एक इंफॉर्मेशन या नॉलेज शेयरिंग के लिए हो सकता है। ट्विटर को भी आज हम लोग, अगर आप थियोरेटिकल टाइप से देखें तो आप 2 चीज़ों में डिवाइड करेंगे, एक जिसमें जो चैट है वो प्रधान वैल्यू है उसकी, और दूसरा आप देख सकते हैं जिसमें कोई आप नॉलेज डिसेमिनेशन कर रहे हैं या किसी एक उद्देश्य के लिए आपने वो कम्युनिटी बनाई है। ये 2 फर्क हैं, लेकिन हर चीज का दोनों प्रयोग हो सकता है, राइट? जैसे ट्विटर का आज हम लोग, मुझे नहीं लगता कोई भी कॉन्वर्सेशन के लिए यूज कर रहा है उसको मतलब बहुत कम लोग यूज कर रहे हैं, जबकि 10 साल पहले हम लोग कर रहे थे। एक्चुअली हम लोग खुले में बात कर रहे थे और कभी कभी जो भी मन में आया वो बोल दे रहे थे और फिर बात करके सीखने की कोशिश कर रहे थे। अब कोई सीखने की कोशिश नहीं करता, बहुत कम लोग, ज्यादातर हम लोग ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं या फिर नॉलेज शेयर कर रहे हैं। वैसे ही आप विकिपीडिया को देखें तो विकिपीडिया में उनका मेन ऑब्जेक्टिव तो है नॉलेज जनरेशन, लेकिन वो भी एक ऐसी कम्युनिटी है जिसमें कोई भी इंसान जाके कोई भी पेज बदल सकता है, और फिर वो एक मतलब कंसेंसस से वो लोग डिसाइड करते हैं कि कोई चेंज होना चाहिए नहीं। उनके एडिटर्स होते हैं वगैरह, और उनका एक विकिपीडिया टॉक पेज भी होता है जिसमें काफ़ी झगड़े होते हैं और फिर इवॉल्व होता है कि क्या चेंज होना चाहिए या नहीं। तो मुझे नहीं लगता इतना खास डिस्टिंक्शन है, पर आपको क्या लगता है? मेरे दिमाग में तो 3 प्रकार के ब्रॉड डिस्टिंक्शन बन रहे थे। एक है जो यूजर सेंट्रिक है, जैसे कि जो प्योर सोशल नेटवर्किंग है, जिसमें मैं अपने हिसाब से अपनी मर्जी का कुछ भी बोल सकती हूँ, कुछ भी लिख सकती हूँ टाइप का एक प्लेटफॉर्म, जैसे कि ट्विटर। दूसरी तरफ मुझे लगता है कि एक नॉलेज सेंट्रिक प्लेटफॉर्म, जैसे कि विकिपीडिया ले लिया, या जैसे अगर मूवी के स्पेसिफिक देखें तो IMDb ले लिया, जिसमें सिर्फ लोग इन्फॉर्मेशन के लिए जा रहे हैं। उसके आजू बाजू और भी चीज़ें हो रही है, लेकिन मैं IMDb पे उसके बारे में पढ़ने जाऊंगी या विकिपीडिया पे कोई विषय के बारे में देखने जाऊंगी। मैं दूसरे विकिपीडिया के, एटलीस्ट मैंने तो कभी एडिट नहीं किया है, सो। पर IMDb में कोई भी किसी भी मूवी का पेज क्रिएट कर सकता है क्या? मुझे नहीं पता है वो डिफरेंस होगा। अगर मतलब कमेंट करना अलग बात है, रेट करना अलग बात है, लेकिन कोई भी इंसान जाके कोई भी मूवी का पेज क्रिएट कर सकता है क्या? अगर वो हो तो वो विकिपीडिया जैसा होगा। हाँ, और तीसरा एक प्रकार मुझे लगता है जिसमें हम कोई सपोर्ट ग्रुप या कोई पर्टिकुलर टॉपिक के स्पेसिफिक कम्युनिटी बना रहे हैं, तो जहाँ कम्युनिटी और वो टॉपिक का जानकारी दोनों हो, जैसे कि पेरेंटिंग कम्युनिटी हो गई, या किसी सपोर्ट ग्रुप की बात कर लेते हैं, जहाँ पे आप वहाँ उसलिए जाओगे क्योंकि आपको लगता है कि बाकी के लोग, मतलब वो भी कुछ आपको यूजफुल इंफॉर्मेशन देंगे, बट वो इंटरेक्शन भी ज़रूरी है। तो आई थिंक वो बीच वाला है दोनों का, ऐसे मतलब ये मेरे दिमाग के डिस्टिंक्शंस है। ज़रूरी नहीं है कि इतना क्लियर हो। जैसे रेडिट अलाउ करता है, जो उन्होंने सब रेडिट का कॉन्सेप्ट लगाया हुआ है, तो वो एकदम कोई एक जैसा नहीं है। हर सब रेडिट में जो कम्युनिटी एडमिन होते हैं वो अपने सब रेडिट की जो एक तरह का कल्चर है वो सेट कर सकते हैं। तो क्योंकि आप चीज़ों को डिलीट एज अ एडमिन आप डिलीट कर सकते हैं, अप वोट कर सकते हैं, डाउन कर सकते हैं, तो आप किसी भी चीज़ की रैंकिंग एक तरह से एज ए कम्युनिटी एडमिन, और आप बाकी लोगों को भी कम्युनिटी एडमिन बना सकते हैं। तो अगर कुछ लोग कम्युनिटी बनाते हैं तो वो एक कम्युनिटी का कल्चर कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि हमारे दिमाग में वैसा नहीं होता। जैसे ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म बहुत ओपन है, वहाँ पे कोई पुलिसिंग नहीं है, एक तरह से कोई एडमिन नहीं है जो आकर के बोलेगा कि ये तुम ठीक से बात नहीं कर रहे हो, चलो बैठ जाओ। तो एक कोई भी ऐसे पार्क के अंकल जी नहीं है जो पार्क का डेकोरम मेंटेन करते हैं। तो ये एक चीज है। मुझे लगता है एक सब रेडिट अलाउ करता है, तो अंतर है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको वैसे मॉडरेशंस मिल सकते हैं। फेसबुक भी इसी तरीके का, एक फेसबुक ऐसे ओपन है जिसमें सब कुछ है, और अगर आप पेज बनाएं अपना, लेकिन फिर वो कम्युनिटी नहीं बनती, वो बहुत ही आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये तो इस व्यक्ति का पेज है या कुछ है। तो इस तरह से मुझे लगता है कि छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, आपने क्या एल्गोरिथम यूज़ किए हैं, क्या आपके रूल्स हैं, रूल बड़े सिंपल होंगे, लेकिन उनका ये सब उनकी जो आउटकम्स हैं वो बहुत ज़्यादा फर्क कर देती हैं एक कम्युनिटी को दूसरी से।
तो ठीक है, मैं इसको इस तरीके से सोच रहा था। एक तो मुझे लगता है कि ये जैसे पेरेंटिंग कम्युनिटी वो ट्विटर पर भी बन सकती है और पेरेंटिंग कम्युनिटी फेसबुक पर भी बन सकती है या विकिपीडिया पर भी बन सकती है। तो एक है कि वो पर उसके लिए उद्देश्य वो क्या है। डिजाइन नहीं है, उसके लिए वो प्योरली डिजाइन, कुछ कुछ है पेरेंटिंग कम्युनिटी वो उसी के लिए डिजाइन है, या जैसे कि हेल्थ के स्पेसिफिक अगर आपको सपोर्ट ग्रुप्स चाहिए, या रेडिट के अंदर हम कह सकते हैं कि वो कम्युनिटी उस हिसाब से नहीं, चलती है रेडिट के कि ऊपर बन सकते हो आप, डिस्कॉर्ड के ऊपर बना सकते हो हाँ आप, हाँ डिस्कोर्स के हाँ ऊपर बना सकते हो। तो कई सारी चीजों के ऊपर आप बना सकते हो। तो हाँ उद्देश्य क्या है उसको आप ध्यान में रख के एक्चुअली कई सारे टूल्स यूज कर सकते हो वो उद्देश्य पाने के लिए डिजिटल कम्युनिटी में। तो ठीक है, मेरे हिसाब से मुझे लगा, मैं जब इस बारे में सोच रहा था तो मुझे लगा एक ट्राइलेमा है। ट्राइलेमा मतलब हम लोग जैसे अक्सर डिस्कस करते हैं कि 3 मुद्दे होते हैं और उनमें से किसी भी डिजाइन को आप हासिल का प्रयोग करें तो आप 2 ही उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकते हैं, ना कि सब तीनों की। तो ये जो ट्राइलेमा है उनके जो 3 कोने हैं वो मुझे लगता है, एक है ओपननेस, तो कितना आसान है किसी भी कम्युनिटी का हिस्सा हो पाना, तो वो एक एक कोना है। दूसरा है एक्टिविटी, मतलब कितनी ज्यादा कॉन्वर्सेशंस कितनी फ्रीक्वेंसी से होती है। तो कुछ जैसे कम्युनिटी फोरम्स होते हैं जिसमें बहुत कम बातें होती हैं, मतलब जैसे, तो उसको मैं बताता हूँ कि एक्टिविटी एक दूसरा कोना है। और तीसरा है क्वालिटी। वो क्वालिटी मेरे हिसाब से है कम्युनिटी का स्वास्थ्य कैसा है, मतलब जिसमें कि आप एक दूसरे से असहमति व्यक्त कर सकते हैं लेकिन कोई भी आपको ये नहीं बोलेगा वे तू तो ये इस पार्टी का सपोर्टर है या उस पार्टी का सपोर्टर है, या कोई आपको कैंसिल नहीं करेगा। अगर ऐसी कम्युनिटी है तो उसकी हेल्थ अच्छी है मेरे हिसाब से। तो अगर हम देखें तो ये तीन चीजें हैं और मुझे लगता है बहुत कम ऐसी डिजिटल कम्युनिटीज हैं जो इन तीनों को एक साथ प्राप्त कर सकती है। तो जैसे ओपननेस और एक्टिविटी लें, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म जिसमें जो बहुत ओपन है, कोई भी ज्वाइन कर सकता है और जिसमें लेवल ऑफ एक्टिविटी भी हाई है, मेरे हिसाब से वो है ट्विटर। मतलब ट्विटर आप कोई भी ज्वाइन कर सकता है, इंटरनेट होना चाहिए और एक्टिविटी भी काफ़ी होती है वहाँ पे, तो वो ट्विटर है मेरे हिसाब से। दूसरा, अगर आप एक्टिविटी और क्वालिटी के मापदंड पे देखें तो जो भी ऐसे क्लोज चैट ग्रुप्स होते हैं वो मेरे हिसाब से इसमें फॉल करते हैं। और तीसरा जो ओपननेस और क्वालिटी, मतलब कोई भी ज्वाइन कर सकता है लेकिन, और क्वालिटी भी हाई है लेकिन उसमें एक्टिविटी कम होती है, वो है टूल सपोर्ट फोरम्स। तो जैसे आप हर टूल का एक डिस्कोर्स पेज होता है वगैरह, तो उसमें क्वालिटी काफ़ी हाई होती है, लोग आपको हमेशा हेल्प करते हैं और ओपन भी होता है, कोई भी ज्वाइन कर सकता है, लेकिन उसमें एक्टिविटी कम ही होती है। कम ऐसे होती ओपन है। सोर्स टूल्स मैं काफ़ी यूज़ कर रहा हूँ, तो उसमें तो कम एक्टिविटी होती है लेकिन ओपननेस होता है। जबकि ट्विटर में ओपननेस और एक्टिविटी है लेकिन क्वालिटी काफ़ी कम हो गई है ओवर टाइम। और क्लोज चैट ग्रुप्स होते हैं उनमें एक्टिविटी और क्वालिटी होती है, लेकिन कुछ ग्रुप्स में होती है लेकिन ओपननेस नहीं होती है, क्योंकि बाय डेफिनेशन वो क्लोज कर देते हैं। तो वो बोलेंगे अगर आपने कोई कोर्स कंप्लीट किया होगा तो ही आप ज्वाइन कर सकते हैं, या आपने कोई कुछ पैसा देना पड़ता है तभी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इनमें अगर मैं देखूं कि कोई कुछ ऐसे कौन सी डिजिटल कम्युनिटीज है जो इन तीनों को सफिशिएंटली मीट करती हैं, इन तीनों क्राइटेरिया को, मुझे लगता है विकिपीडिया और हैकर न्यूज़ और शायद कुछ सब रेडिट्स इस कैटेगरी में आते हैं। आप लोगों को क्या लगता है? मैं इसमें सिर्फ एक चीज मुझे लगता है शायद बदलने की जरूरत है प्रणय, जो है शायद जो तुम्हारा ओपन वाला कोना है उसको शायद साइज ऑफ कम्युनिटी हम बोले शायद, क्योंकि जैसे रेडिट भी तो ओपन है, वहाँ पे यूजुअली कुछ सब रेडिट में परमिशन लेनी पड़ती है पर ज़्यादातर तो सब ओपन ही होता है रेडिट में आपको। लेकिन ओवरऑल जिस तरह से डिज़ाइन है रेडिट का, आप ज्वाइन नहीं, वो बहुत छोटा है, ट्विटर से कंपेयर कर लो या फेसबुक से कंपेयर कर लो या यूट्यूब से कर लो। यूट्यूब में भी कुछ कुछ चैनल एक तरीके की कम्युनिटी बने हुए हैं और वो बहुत बड़े हैं। तो यूट्यूब को हम एज ए सोशल नेटवर्क नहीं देखते हैं पर बहुत लोगों के लिए यूट्यूब एक सोशल नेटवर्क है जिसपे वो लोग बात करते हैं, मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं वगैरह वगैरह, राइट। तो लेकिन इंस्टाग्राम भी आप पकड़ सकते हो उसी तरीके से, एक बहुत ही ओपन, नहीं मैं साइज बोलूँगा, साइज बहुत बड़ा है, फिर अगेन ऑब्वियसली क्वालिटी थोड़ी डाउन हो जाती है। तो ये मुझे लगता है कि शायद एक कहीं पे साइज और क्वालिटी का ट्रेड ऑफ तो है ही,
है। बहुत ज़्यादा साइज होगा तो क्वालिटी में फ़र्क आएगा। उसमें मैं सिर्फ ये बोलूँगा, शायद रेडिट ने ये कर रखा है कि एक ठीक ठाक बड़े साइज में वो क्वालिटी मेंटेन कर लेते हैं बहुत हाई एक्टिविटी के साथ, क्योंकि वहाँ पर जो वो क्यों होता है, क्योंकि रेडिट का जो फ्रंट पेज है वो अलग अलग सब रेडिट्स के पॉपुलर पोस्ट को सरफेस करता है ऑन द फ्रंट पेज, और वो फ्रंट पेज पे क्या डालता है उससे सब रेडिट्स की मेंबरशिप ड्राइव होती है। तो ये एक बड़ी यूनिक चीज़ है। आप कहीं पे अलग से एक डिस्कॉर्ड चला रहे हैं तो भाई वो जंगल में मोर नाचा किसने देखा, या कोई टेलीग्राम चैनल चला रहा है कोई, और टेलीग्राम चैनल काफ़ी सारे ओपन होते हैं, आप चाहें तो उसके लिंक को जाके ज्वाइन कर सकते हैं, पर डिस्कवरेबिलिटी की प्रॉब्लम है ना, कि आप किसी को पता कैसे चलेगा कि मुझे ज्वाइन करना है। तो जो वो एक डिस्कवरी है वो रेडिट ने क्रैक की हुई है विद द रेडिट फ्रंट पेज, कि भाई वहाँ मैं 10 ही लिंक दिखा सकता हूँ तो क्या दिखाऊंगा, और उसकी जो वो क्वालिटी है वो किस तरह से दिखाता है। फिर वो लोग जाते हैं वहाँ पे, वो पढ़ते हैं तो उनको लगता है अरे ये तो अच्छी कम्युनिटी लग रही है तो मैं ज्वाइन कर सकता हूँ। तो कम्युनिटी फ्रेश भी रहती है, यही नहीं कि वही पुराने 50-100 लोग हैं जो कि स्टेल हो गए हैं, और नया ब्लड आता रहता है, तो कम्युनिटी रिजुविनेट होती रहती है। मेरे हिसाब से वो पुराने ही लोग रहेंगे तो क्या कम्युनिटी में डायनेमिज्म नहीं रहेगा। मैं आपके जो क्वालिटी के जो आपने मेट्रिक सेट किया ना, उसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझे कितने रिलायबल रिस्पॉन्सेज, अगर मैंने कोई से सवाल पूछा तो मुझे कितने अच्छे इनोवेटिव या कुछ डिफरेंट रिस्पॉन्सेज मिले, या कितने रिलायबल रिस्पॉन्सेज मिले, वो भी मुझे लगता है कि एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है। और मुझे लगता है जैसे कि इसका एक एग्जांपल है कि कोरा का खास ये हुआ है कि जैसे कोरा पहले एक छोटी कम्युनिटी थी तब वो काफ़ी अच्छी थी, उसमें काफ़ी अच्छे आपको रिस्पॉन्सेज मिलते थे। जैसे वो बड़ी हुई, जैसे वो खुल गई, उसके बाद आई थिंक अभी मैं तो नहीं जाती हूँ कोरा पे अभी बिल्कुल भी, तो आई थिंक ऐसे बहुत लोगों ने गिव अप कर दिया कोरा पे। और आई थिंक ये बहुत सारी कम्युनिटी के साथ होता है, जैसे ही वो जब वो छोटी होती है तो एक आपको एक डायनामिज्म रहता है उसके अंदर, जैसे ही वो एक पॉइंट से ज़्यादा बड़ी हो जाती है, जो मुझे लगता है अभी रेडिट में भी कुछ कुछ सब रेडिट जो मैं पहले फॉलो करती थी अब मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अब वो डाइल्यूट हो गए बहुत ज़्यादा, वो उसमें आई डोंट नो, जस्ट मुझे वो कंटेंट अब मुझे बहुत ही इतना वैल्यूएबल नहीं लगता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो आई थिंक वो क्वांटिटी और क्वालिटी का डायलेमा डेफिनेटली है, और उसमें ओपननेस उसमें आप कहाँ लाओगे, वो एक तीसरा एंगल है। फिर मैंने जब ओपननेस सोचा था, मैंने साइज के दृष्टिकोण से ही सोचा था, लेकिन मुझे लगा साइज और फिर एक्टिविटी दोनों कोरिलेट करते हैं काफ़ी, तो इसीलिए मैंने फिर ओपननेस पैरामीटर चुना। लेकिन हाँ, मतलब रफली मैं ओपननेस से यही कहना चाहता हूँ कि कितनी आसानी से आप ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं तो उसकी साइज भी बढ़ने के आसार ज़्यादा होंगे। तो क्या, लेकिन इस विषय पर ही मैं रिसर्च करते करते मैं रेडिट के ऊपर आना चाहता हूँ सौरभ, लेकिन उससे पहले मैं एक और डिस्कस करना चाहता हूँ। तो इसके ऊपर मैं पेपर पढ़ने लगा कि क्यों कुछ डिजिटल कम्युनिटीज सक्सेसफुल होती हैं और क्यों नहीं। तो उसके ऊपर एक बहुत अच्छा पेपर मैंने पढ़ा था जो कि कहता है रूल एम्बिग्विटी, इंस्टीट्यूशनल क्लैशेस एंड पॉपुलेशन लॉस, हाउ विकिपीडिया बिकेम द लास्ट गुड प्लेस ऑन द इंटरनेट। तो ये बड़ा ही दिलचस्प पेपर है, काफ़ी अच्छी जर्नल में है, कैम्ब्रिज की जर्नल में, जिसमें उन्होंने, शायद अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस रिव्यू ही है, जिसमें उन्होंने काफ़ी विकिपीडिया का डेटा उनको मिला और उस पर उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया कि किस तरीके से विकिपीडिया में जो अभी कल्चर बना है वो बना। तो उनका, वैसे मैं विकिपीडिया के बारे में बता दूं ब्रीफली, जिस पहले कि हम लोग समझ लें, तो विकिपीडिया में आप एक अकाउंट बना के कोई भी पेज एडिट कर सकते हो, और वो पेज जनरली क्या होता है, आप पेज एडिट करोगे और अगर आपने कुछ बकवास लिखा है तो एक कम्युनिटी ऑफ एडिटर्स होती है जो कि वो उसे रिवर्स कर देगी वो चेंज को। तो एकदम ओपन है वो, मतलब इससे ज्यादा ओपन कुछ नहीं है। आप ट्विटर का एल्गोरिदम थोड़ी ना चेंज कर सकते हो, लेकिन आप विकिपीडिया पे कंटेंट चेंज कर सकते हो। तो वो लोग उसमें भी ये करते हैं, अब कुछ बहुत कंट्रोवर्सी हो गई तो उस पेज को प्रोटेक्ट कर देते हैं कुछ समय के लिए, लेकिन अगर प्रोटेक्टेड नहीं है तो ज्यादातर पेज ओपन रहते हैं। और कोई भी चेंज करने के लिए कंसेंसस चाहिए होता है, तो एडिटर्स टॉक पेज पे डिस्कस करते हैं वगैरह वगैरह, और जो कंसेंसस होता है उसके ऊपर डिसाइड करते हैं। तो इससे पहले विकिपीडिया का एक आइडिया था न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू, NPOV, ये उनका बहुत बड़ा एक सिद्धांत है। तो वो उसके भी चेंज हुए हैं, परिभाषा चेंज हुई है। तो पहले न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब था कि आप कुछ भी डाल सकते हो, विकिपीडिया कोई भी पोजीशन नहीं लेगा, और हर चीज जो आपने डाला है, जब तक आपने एट्रीब्यूट किया है
तो चलेगा, उसके ऊपर वो लोग कोई डिसीजन नहीं लेते थे। तो आप सोच सकते हो अगर ऐसा हो तो धीरे धीरे, जैसे उन्होंने इस पेपर में एग्जांपल दिया, होम्योपैथी के ऊपर काफी डिस्कशन होने लगा कि अच्छा। कई लोग होम्योपैथी के आर्टिकल्स लिंक करके बोल रहे थे, देखो मैंने लिंक किया है द बेस्ट जर्नल ऑन होम्योपैथी से, और इसकी वजह से ये वैलिड है और विकिपीडिया को न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहिए। तो ये चलता रहा, तो धीरे धीरे विकिपीडिया की क्वालिटी डिग्रेड होने लगी। पर उसके बाद उन्होंने एक प्रिंसिपल लाया जिसमें ये जो न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू का अर्थ क्या है, इसमें ही उन्होंने बदलाव लाया। और अभी हम लोग देखते हैं कि विकिपीडिया की क्वालिटी अभी भी ठीक है, मतलब इतनी बड़ी कम्युनिटी है, इतने लोग हैं उसमें, फिर भी लेकिन विकिपीडिया इज लार्जली रिलायबल ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो ये एक दिलचस्प बात है। और कैसे उन्होंने हासिल किया, तो इस पेपर में उन्होंने जो फिलॉसफी बोली है, उन्होंने बोला है कि जनरली हम लोग जब किसी कम्युनिटी की एवोल्यूशन देखते हैं या इंस्टीट्यूशन की, तो हम लोग देखते हैं कोई एक्सोजेनस शॉक है क्या, और हम लोग सोचते हैं कि कोई एक्सोजेनस शॉक की वजह से ही बदलाव आते हैं, है ना, मतलब बाहर से किसी ने प्रेशर डाला, पैसा डाला, नहीं डाला, या फिर आप जैसे बोल रहे थे रेडिट के जो मीडिया कंपनी बायर थे उन्होंने खरीदा फिर भी उन्होंने प्रेशर नहीं डाला, उसकी वजह से एक कल्चर बनता है। लेकिन इस पेपर में वो बोलते हैं कि कुछ चेंज एंडोजेनसली भी हो सकता है, और विकिपीडिया में जो ये बदलाव आया वो धीरे धीरे आया, एकदम नहीं आया, लेकिन वो एंडोजेनसली हुआ, एक्सोजेनसली नहीं हुआ। और एंडोजेनसली इस तरीके से हुआ कि जो अनचाहे एलिमेंट्स थे वो धीरे धीरे करके इस प्लेटफॉर्म से निकलते गए, और जो ठीक एलिमेंट्स है, और ये उनका सब्जेक्टिव कॉल है, ठीक क्या है अनचाहे क्या है, वो उनकी स्ट्रेंथ कम्युनिटी में धीरे धीरे बढ़ती गई। और इसीलिए ओवर टाइम ये पॉपुलेशन लॉस की वजह से जो उन्हें वांछित एलिमेंट्स थे वही रहे, और जो मतलब डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स है या जो ऐसे एलिमेंट्स है जो बकवास पोस्ट कर रहे थे वो ओवर टाइम कम हो गए। तो और ये कैसे हुआ, वैसे उन्होंने काफी डिटेल में बनाया। जैसे ये न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू जो गाइडलाइन थी, उसके बाद उन्होंने 2005 में एक रिलायबल सोर्सेज गाइडलाइन बनाई, ये भी कंसेंसस से सब लोगों ने, कि कुछ सोर्सेज रिलायबल होते हैं, कुछ नहीं रिलायबल होते हैं। तो उसके ऊपर एक और फिर धीरे धीरे करके अब और एक फिर 2007 में फ्रिंज थियरी गाइडलाइन बनाई जिसमें बताया गया कि क्या फ्रिंज होता है क्या नहीं, और वो धीरे धीरे करके इंस्टीट्यूशनलाइज हुआ। तो अब आप विकिपीडिया पे देखेंगे एक्चुअली उन्होंने क्लासिफाई किया है कि कुछ कुछ ऐसे सोर्सेज होते हैं जो कि रिलायबल नहीं है, और उनको अगर आप साइट करेंगे तो वो आपकी पॉइंट्स मतलब वो माने नहीं जाएंगे। जैसे डेली मेल है, एक टैबलॉइड है ब्रिटिश मेल, पहले लोग बहुत साइट करते थे उसको और कुछ भी उल जलूल पोस्ट करते थे, लेकिन अब वो हो गया है कि इस तरीके के कुछ हैं सोर्सेज जो कि कंसेंसस से स्थापित किए गए हैं कि ये वैलिड सोर्सेज नहीं है, और अगर आप इसको साइट कर रहे हैं तो आपको और भी चीजें साइट करनी पड़ेंगी। तो अभी तकरीबन 38 ऐसे सोर्सेज हैं जो कि इसमें लिस्ट किए गए। तो धीरे धीरे क्या हुआ, और इन्होंने एग्जाम्पल कई सारे दिए हैं कि इसकी वजह से एक तो आप देखेंगे विकिपीडिया ओपन है लेकिन इसको एडिट करना इतना आसान नहीं है, मतलब आपको समझना पड़ता है कि किस तरीके के रूल हैं, क्या नॉर्म्स हैं, क्या एडिटिंग गाइडलाइंस है। तो ऑलरेडी एक फ्रिक्शन है उसमें, तो जो कमिटेड फॉलोअर है वही जाके बदलता है, क्यों ओपन है लेकिन फिर भी थोड़ी फ्रिक्शन शायद किसी कम्युनिटी में ऐड करना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। इससे एक लेसन आप समझ सकते हैं। एडिट कोई क्यों करेगा, क्यों करता है एडिट कोई? नहीं, एडिट लोग इस पैशनेट होते हैं इसीलिए करते हाँ, हैं। तो आई थिंक वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन वाले लोग जाके एडिट करते हैं क्योंकि उसका कोई डायरेक्ट रियल वर्ल्ड बेनिफिट नहीं है। शायद ये एक उसका एडवांटेज है। शायद हम हर चीज में काफी बार हम इंसेंटिव दे देते हैं कि कुछ मिलेगा या आपका मतलब कुछ पॉइंट्स मिलेंगे या कुछ बढ़ेगा आपका, तभी आप जाके कुछ चीज में पार्टिसिपेट करो। मुझे लगता है क्या इसमें क्योंकि लोग इंट्रिंसिकली जिनको इंटरेस्ट है उस विषय में उसको सही रखने में वो ही कर रहे हैं, क्या उसकी वजह से ये फायदा हो रहा है? नहीं, पर ख्याति शायद वो मोनेटाइज नहीं है लेकिन फिर भी वो इंसेंटिव तो बन जाता है, क्योंकि अभी भी लोग तो अपने रेज्यूमे में लिखते हैं आई एम अ विकिपीडिया एडिटर या मैं विकिपीडिया का पार्ट हूँ, और वो एक करेंसी है जो कि काफी लोग उसका प्रयोग भी करते हैं। तो जैसे हम लोगों ने पिछले एपिसोड में डिस्कस किया था ब्लड के ऊपर ना, ये नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव तो बन ही जाता है, तो वो है। हाँ ठीक है, मतलब इंसेंटिव तो है पर अलग प्रकार का इंसेंटिव है। हाँ, लेकिन ख्याति वो अलग प्रकार का इंसेंटिव वो अवांछित लोगों के पास भी है
है ना, उनके पास सेम ही हाँ है इंसेंटिव, लेकिन आप उनको फिर कैसे उसमें घुसने से रोक रहे हो, ये तो देखना है काफी। और वो बहुत अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, आई मीन किसी कल्ट से हो सकते हैं, किसी गवर्नमेंट से हो सकते हैं। विकिपीडिया की इंफॉर्मेशन चेंज करने का बहुत लोगों को मन होगा, हाँ लेकिन आप फिर भी कैसे उस चीज को आप रोको, ये बहुत बड़ी बात है विकिपीडिया ने जो अकम्प्लिश किया हुआ है। आई थिंक उसके लिए फिर वो रूल्स आ जाते हैं ना, कि एक ये जो कंसेंसस बेस्ड एडिटिंग रूल्स के ऊपर फिर वो डिसाइड होगा कि आप हम्म। उस एडिट को माना जाए कि नहीं माना जाए। और काफी इसी वजह से काफी छोटे ग्रुप्स को शिकायत भी रहती है कि भाई विकिपीडिया में एक ये लिबरल लोगों का ग्रुप है और वो बाकी लोगों की बात नहीं सुनेंगे, या उन्होंने अपनी एक तरीके की धाक बना के रखी हुई है, क्योंकि जो पहले से लोग हैं, अगर आप उन्हीं की मेजोरिटी रखना चाहते हो तो फिर उन्हीं की मेजोरिटी हमेशा रहेगी। ऐसा नहीं है कि अचानक से वो मेंबर भी और नहीं बनने देंगे। तो ये एक तरीके की ओलाइगोक्रेसी हो जाती है, डेमोक्रेसी नहीं है। हाँ उस तरीके का उस पे लांछन भी है, बट ठीक है, आई मीन, लेकिन वही उसकी वैल्यू है कि उन्होंने उस तरह से उसको मेंटेन किया हुआ है। हाँ। तो इसका दिलचस्प बात यह सौरभ कि इसमें विकिपीडिया में एक लिबरल बायस तो है, लेकिन इस पेपर से हमें पता पड़ता है कि इनिशियली क्या डिसाइड होता है, किस तरीके के जो जब ऐसे बड़े बड़े फाइट्स होते हैं, जैसे होम्योपैथी पे हुआ और 2-3 चीजों पे उन्होंने उदाहरण दिए, इनिशियली कैसे रिजॉल्व होते हैं ये फाइट्स, उसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है कि आगे क्या होता है उस प्लेटफॉर्म पे। तो क्योंकि इनिशियली ये चीजें हुई और एक बायस एस्टेब्लिश हुआ, तो एक तरीके का आउटकम आया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि विकिपीडिया बहुत, मतलब एक अलग विकिपीडिया भी बन सकता है जिसमें टोटली ऑपोजिट वैल्यूज हो, लेकिन ये शायद है हमारे वैल्यूज से मैच करता है जो विकिपीडिया में है लार्जली, तो हम लोग कहते हैं कि ये अच्छा है। लेकिन हाँ, काफी लोगों को लगेगा, जो बहुत ही कंजर्वेटिव वैल्यूज वाले होंगे उन्हें शायद लगेगा कि विकिपीडिया एक अच्छी कम्युनिटी नहीं है, और वो भी ठीक है। लेकिन इस तरीके से ये जानना जरूरी है कि किस तरीके से वो डिजिटल कम्युनिटी बनी है, और लार्जली मुझे लगता है ज्यादातर विषयों पर फिर भी विकिपीडिया एक उनकी क्वालिटी बढ़ी है, ना कि घटी है। जबकि साइज से आप लोगों ने जैसे कहा था, क्वांटिटी क्वालिटी ट्रेड ऑफ में जैसे ही क्वांटिटी बढ़ेगी, क्वालिटी का कम होना शायद लाजमी है, लेकिन ये नहीं हुआ है विकिपीडिया में। और दूसरा, एक गूगल का ब्लेसिंग भी है कि विकिपीडिया के लिंक्स को जो है थोड़ा सा गूगल तवज्जो ज़्यादा देता है, तो ये भी एक विकिपीडिया के फेवर की चीज़ रही है। और ये आप एक तरह से बोल सकते हो कि सिलिकॉन वैली लिबरल ग्रुप का एक इम्पैक्ट भी है, वो लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं वगैरह, तो ये चीज़ें आइसोलेशन में भी नहीं बनती हैं, एक दूसरे का भी उनको सपोर्ट रहता है। अलग से कोई चाइनीज़ लोग तो विकिपीडिया नहीं बना पाएंगे आसानी से, क्योंकि फिर एक चाइनीज़ गूगल भी होना चाहिए उसको सपोर्ट करने के लिए वगैरह वगैरह। पर सौरभ, गूगल ने तो डाउन रैंक कर दिया है ना विकिपीडिया को। अभी विकिपीडिया जैसे पहले फर्स्ट सर्च रिजल्ट आता था काफी चीजों में, लेकिन अभी कभी भी नहीं आता है फर्स्ट सर्च रिजल्ट, तो ऐसा नहीं अभी लगता? क्या, लेकिन बहुत साल, पर बहुत साल उन्होंने उसको नंबर 1 रखा हुआ था, जिसकी वजह से उसको काफी फर्क पड़ा। हो सकता है, हाँ ठीक है। तो ये एक तरीके की चीज थी। अब मैं रेडिट पे आता हूँ, तो एक और मैंने पेपर पढ़ा जिसमें उन्होंने बोला था कि जो शर्मसार करने की चीज होती है, क्या उस तरीके से आप एक अच्छी कम्युनिटी बना सकते हैं कि नहीं, तो ऑनलाइन शेमिंग। तो इसके ऊपर एक पेपर मैंने पढ़ा जिसमें लिखा था कि रेडिट में, जैसे रेडिट कुछ सब रेडिट के उन्होंने उदाहरण दिए जिसमें शर्मसार इस तरीके से किया गया कि वो एक कम्युनिटी का नॉर्म बना और उसको लोग फॉलो करते हैं। तो जैसे सब रेडिट में कई सारे, तो वो पेपर सर्च कर रहा था कि मतलब शर्मसार करना है वैसे भी 2-edged स्वॉर्ड है, मतलब कभी कभी लोग बहुत ही बुरी तरीके से इसका प्रयोग करते हैं। तो किस तरीके से और किस कंडीशंस में इस टूल को यूज किया जा सकता है, तो वो कह रहे थे कि कुछ सब रेडिट में जैसे अगर डिस्क्रीट स्पेसेस हो जहां पर अलग नेटवर्क स्ट्रक्चर हो, जहां पे नॉर्म्स क्लियर हो उस ग्रुप के, और जो एंगेजमेंट है वो इस कॉमन नॉर्म्स के अंतर्गत हो, वहां पर अगर शर्मसार करने का प्रयोग होता है तो ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये सक्सेसफुल होगा। तो उन्होंने कई सारे उदाहरण दिए जिसमें कि कुछ कुछ सब रेडिट्स में इसका प्रयोग होता है क्योंकि लोग नॉर्म्स लगाते हैं। आपने कहा लोगों के एक कम्युनिटी होती है जो कि बताती है कि किस तरीके से आप डिसएग्री कर सकते हो वगैरह वगैरह, तो उस वजह से
कुछ चीज़ों पे ये शर्मसार करने वाली चीज़ भी काम कर सकती है, लेकिन कई चीज़ों पे और कई ऑनलाइन कम्युनिटी पे ये जो शर्मसार करने वाली बात है वो जल्दी खराब कर देती है कम्युनिटी को, क्योंकि लोग सीधे इंसान को अटैक करने लग जाते हैं या फिर इंसान को कैंसिल कर देते हैं। उन्होंने 4 साल पहले क्या बोला था किसी विषय पे वो ले आते हैं। तो इन ज़्यादातर जो ओपन कम्युनिटीज़ होती हैं जिसमें एक इंसान का दूसरे इंसान से एक्चुअली कोई कम्युनिटी फीलिंग नहीं होता है, उसमें शर्मसार करने वाली बात ठीक से काम नहीं करती, लेकिन किसी किसी कम्युनिटीज़ में ये काम कर पाती है। तो ये भी मुझे बड़ा दिलचस्प लगा। और शायद इसमें एक रिलेटेड चीज़ है ना कि वो कम्युनिटी ज़्यादा अनोनिमस है कि रियल नेम्स यूज़ कर रही है, ये भी आई थिंक एक पार्ट है। रेडिट में तो जैसे ज़्यादातर लोग रियल हाँ, नेम नहीं यूज़ करते। फिर भी वो ठीक है। तो मुझे भी लगता था पहले अनोनिमस और रियल ये बहुत बड़ा डिस्टिंक्शन है कि मैंने असली इंसान का नाम दिया है, तो लेकिन एक्चुअली उल्टा ही लगता है ऐसे। मतलब ये शायद कोई फैक्टर, इतना बड़ा फैक्टर नहीं है कि इंसान रियल नहीं। मैं इसमें कुछ कहना चाहती हूँ। तो जब मुझे याद है जब मैंने कोरा से रेडिट का ट्रांजिशन किया था, तो मैंने ये सोचा था कि मुझे क्यों पसंद आ रहा था। एक्चुअली कोरा में एक पॉइंट के बाद ये हो गया था कि जो कुछ स्टार कंट्रीब्यूटर थे उनका कंटेंट बड़ा ऊपर आ रहा था, तो आप बार बार उन कुछ प्रकार, अगर आप हिस्ट्री का कुछ फॉलो कर रहे हो तो कुछ लोगों के नाम ही आप सुनोगे, तो एक प्रकार का पर्सन सेंट्रिक आंसर्स होने लगे थे कि वो ज़्यादा अपवोट होंगे वगैरह हो रहा था। जबकि जब मैं रेडिट पे आई तो मुझे ऐसा लगा कि क्योंकि सब लोगों के नाम ऐसे ही कुछ उल्टे पुल्टे से होते हैं, तो कोई इतना, मतलब एटलीस्ट ज़्यादातर लोग तो याद, बाद में बहुत दिन आप टाइम स्पेंड करो उसके बाद फिर आपको याद रह जाता है कि अच्छा ये यूज़र तो अब उस यूज़र की भी प्रोफाइल आपके दिमाग में बनने लगती है, बट शुरू में नहीं बनती है। तो उसमें आपका कंटेंट किसने लिखा है उसके ऊपर वो अपवोट नहीं होता है, वो कंटेंट के हिसाब से अपवोट होता है। अगर आपको किसी का कमेंट पसंद आया, आपको किसी ने जो शेयर किया है वो पसंद आया, तो आप उसको अपवोट करते हो, राइट। तो मुझे ऐसा लगा कि वो कंटेंट इंपॉर्टेंट है रेडिट में, जबकि कौन उसे डाल रहा है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो चीज़ मुझे एक तरीके से अच्छी लगी रेडिट के बारे में। हाँ, और हैकर न्यूज़ के बारे में भी यही लागू होता है। दोनों हैकर न्यूज़ और रेडिट में अपवोट डाउनवोट करते हैं यूज़र्स, और ज़्यादातर हैकर न्यूज़ में जो नाम रहते हैं वो अनोनिमस रहते हैं, लेकिन क्वालिटी ऑफ डिस्कशन बहुत अच्छा रहता है, बहुत उम्दा रहता है कई विषयों पर। तो ये भी है। तो और इसके बाद मैं और एक और पेपर पढ़ने लग गया कि जो ये शर्मसार करने वाली बात है वो नैतिक चीज़ कब होती है। तो उसके भी कई सारे फिलोसॉफिकल पेपर्स हैं, और उसमें लिखते हैं कि मॉरली परमिसिबल तब होती है शेमिंग जब वो प्रोपोर्शनल हो, जब वो ज़रूरत हो उसकी, जब मतलब और कोई ऑल्टरनेटिव्स ना काम आए तभी यूज़ हो। तीसरा, आप यूज़र की प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करें, मतलब आप उनके पास्ट को आप ना उछालें। चौथा, वो नॉन अब्यूजिव हो, और पांचवा हो कि वो री इंटीग्रेशन के और एम कर रही हो। मतलब अगर वो इंसान के ऊपर परमानेंट आप स्टिग्मा नहीं लगा रहे हो। अगर वो इंसान बोलता है मैं माफ़ी मांगता हूँ, तो आप उसे वापस उस कम्युनिटी में लाना चाहते हो। तो आप देखेंगे ये 5 चीज़ें मोस्ट ऑनलाइन कम्युनिटीज़ में शायद इनमें से 2 कंडीशंस भी पूरी नहीं होती, और इसीलिए शर्मसार करने वाली टेक्निक अक्सर फेल ही होती है। लेकिन कुछ जगह पर ये काम भी कर जाती है, तो ये बड़ी दिलचस्प बात है। शर्मसार वाले में ये हो जाता है ना कि लोग फिर चुप हो जाते हैं, जो उस कम्युनिटी के डोमिनेंट आइडिया से अग्री नहीं करते होंगे, वो बस चुप हो जाएंगे और वो साइड में जाके दूसरी कम्युनिटी बनाएंगे। तो इसकी वजह से सब रेडिट में मुझे ये भी होता है कि ज़्यादातर सब रेडिट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इको चेम्बर बन जाते हैं कि इस सब रेडिट में ये इस चीज़ पे ये बात बोल सकते हैं, दूसरे सब रेडिट में कुछ और, तो तुम्हें क्या पोस्ट करना है उस हिसाब से पोस्ट करो। तो एक्चुअल कॉन्वर्जेशन एक पॉइंट के बाद फिर नहीं हो रहा है, क्योंकि आप सब लोग जो आप अग्री कर रहे हो उसी पे बात हो रही है, और वो शेमिंग का ही शायद नतीजा है। इस मामले में ट्विटर में तो आप कम्युनिटी बना ही नहीं सकते ना प्रणय, मतलब वो बन जाती है एक तरह से, लेकिन जिसको कहते हैं एक डिजिटल पब्लिक स्क्वायर है जहां आप किसी की भी कन्वर्सेशन में मुंह घुसा सकते हो या देख सकते हो, झांक सकते हो, बोल सकते हो। जबकि बाकी जगहों पे तो एक्चुअल प्रॉपर कम्युनिटी, एक डिस्टिंक्शन बहुत कम है ट्विटर पे कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी होती है, पर वो बन जाती है क्योंकि अलग अलग समूह तो बन ही जाएंगे कन्वर्सेशन से, इतने सारे लोग एक साथ तो बोल नहीं सकते। तो ये भी एक शायद आर्किटेक्चर का फर्क है कि एक बड़ी कन्वर्सेशन है, टॉपिक्स के अराउंड कन्वर्सेशन है। तो ये भी मुझे लगता है कि एक आर्किटेक्चर जो है सोशल नेटवर्क्स का, इन चीज़ों पे बहुत फर्क पड़ता है, और टेक्स्ट वर्सेस इमेजेस या वीडियो, इन चीज़ों का भी बहुत फर्क है ना।
हाँ, नहीं तो सौरभ, इसमें ही जैसे ट्विटर भी अब कम्युनिटीज बनाने की कोशिश कर रहा था ना, तो वो उसी तरीके से छोटे ग्रुप्स बनाने की कोशिश कर रहा था पर जिसमें चला क्लोज नहीं ना। नेटवर्क स्ट्रक्चर, हाँ, वो नहीं पर चला। चला नहीं। हाँ। हाँ, क्योंकि लोग ट्विटर नहीं आते उस काम के लिए, उस काम के लिए लोग दूसरी जगहों पर जाते हैं। तो वो बड़ी दिलचस्प बात है कि किस तरीके से अलग अलग चीजें काम करती हैं। और लेकिन मुझे लगता है कि शेम का कुछ ना कुछ हिस्सा तो है ऐसा। जनरली हम लोग उसे एक नेगेटिव रूप से ही देखते हैं और देखा जाना चाहिए, लेकिन अगर आपको कम्युनिटी हेल्थ बनानी है और उसे ओपन भी रखना है तो आपको ठीक से समझना पड़ेगा कि किस तरीके से आप उसका प्रयोग करेंगे कि लोगों को ऐसा ना महसूस हो, जैसा ख्याति कह रही थी कि वो चुप ही हो जाए, लेकिन आप उनकी किस तरीके से वो इंटरेक्ट कर रहे हैं, उसकी क्या त्रुटि है उनकी सोच में, अगर उसे आप पॉइंट नहीं करेंगे तो आपकी कम्युनिटी हेल्थ बहुत जल्दी से डिग्रेड कर जाएगी। वो बात भी सही है। बेसिकली लोगों को लगना चाहिए कि मैं बाकी समाज में मेरी इज्जत बनी रहे, जिसको बोलते हैं, तो कम्युनिटी लिटरली समाज है। तो अगर आपको नहीं लगता कि आप एकदम ही बेशरम हो जाओ, जैसा ट्विटर आजकल है, राइट, वहां पे लोग केयर नहीं करते हैं, लोगों को संभव लगता है कि मैं बेशरम हो सकता हूँ, तो आप इतनी मोटी चमड़ी के बेशरम हो जाए तो फिर तो कोई बदतमीजी वाली जगह हो गई ना, तो कोई तमीज तहजीब बची नहीं कम्युनिटी में, तो फिर डिस्कोर्स जो है वो नीचे ही चला जाएगा। हाँ, और उसका एल्गोरिदम भी ऐसा है ना कि वो उस प्रकार के डिस्कोर्स को ही ज्यादा एम्पलीफाई कर रहा है। वो भी उसका आर्किटेक्चर है एक तरीके से। तो जो जितना ज्यादा चिल्लाएगा उतना वो ज्यादा एम्पलीफाई होगा। तो इसमें एक जो कॉन्सेप्ट है, हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, रेफरेंस नेटवर्क का, वो लागू होता है। रेफरेंस नेटवर्क मतलब वो नेटवर्क मेरा जिसमें जो मुझे मैटर करता है और जिसमें मैं अच्छा दिखना चाहता हूं। तो जैसे मेरे नेटवर्क में आप दोनों आए कि मैं आपके सामने अच्छा दिखना चाहता हूं, है ना। तो इसमें जैसे क्लोज्ड अगर नेटवर्क स्ट्रक्चर हो, जैसे सब रेडिट्स में होता है वगैरह, तो ओवर टाइम वो आपका रेफरेंस नेटवर्क बन जाता है। आप उसमें एक्चुअली अच्छा दिखना चाहते हो, और अगर मैंने उसमें आपको शेम किया ठीक से, तो शायद आप को समझ में आता है कि यार ये मैं अच्छा दिखना चाहता हूं इसमें, तो मैं इसके जो नॉर्म्स हैं उसे फॉलो करूंगा। अब अगर नॉर्म कुछ ज्यादा ही सख्त हो तो वो इको चेम्बर हो जाएगा, लेकिन अगर नॉर्म में सिर्फ ये रेस्ट्रिक्शन है कि आप बेतुकी बात नहीं कर सकते या एकदम ही मिस, तो आप कम्युनिटी डिसएग्रीमेंट मेंटेन कर सकते हो। लेकिन अक्सर क्या होता है, जैसे ट्विटर वगैरह आपने एग्जांपल दिया, इसमें कोई रेफरेंस कम्युनिटी नहीं है, तो आपको लगता है कि मुझे रेफरेंस कम्युनिटी मतलब मैं सिर्फ सेंसेशनल और सनसनीखेज बातों से ही और अपना पॉपुलर हो सकता हूं। तो ये भी एक बात है क्लोज्ड वर्सेस ओपन में फर्क। ऐसा भी है क्या प्रणय कि जो कम्युनिटी के टॉपिक्स पे भी डिपेंड करता है कि क्या पॉलिटिकल टॉपिक्स ज़्यादा हैं या सोशल हैं, या फिर कोई एक्चुअली सब्जेक्ट ओरिएंटेड है जहाँ पर आप अपनी नॉलेज दर्शाना चाहते हैं। जैसे हैकर न्यूज़ में यूजुअली ऑब्वियसली टेक्निकल चीज़ों की हो रही है डिस्कशन, तो लोग अपनी टेक्निकल नॉलेज को, और उसमें थोड़ा सही गलत आसान भी है आंकना, क्योंकि टेक्निकली बहुत ज़्यादा होते हैं पॉइंट ऑफ व्यूज। आप बोल सकते हैं कि ये तरीका ज़्यादा अच्छा है, ये तरीका गलत है। बिल्कुल ऐसा कोई मैथ्स जैसा तो नहीं होता है टेक्नोलॉजी, लेकिन फिर भी सोशल साइंस जैसा नहीं होता जहाँ किसी को बुरा लग जाए कि आप ऐसा तो बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं कि नहीं भाई गोरे होने से आदमी इंटेलिजेंट हो जाता है, ऐसा तो आप इस तरीके का स्टेटमेंट तो आपको नहीं देना होता है टेक्निकल फोरम के ऊपर में, भले ही आप अंदर से ऐसा बिलीव करते हो, पर वहाँ पे ऐसी डिस्कशन होगी ही नहीं। उसी तरह से आप शायद हिस्ट्री भी अगर पॉपुलर रेफरेंसेबल हिस्ट्री वगैरह कर रहे हो, विकीपीडिया जैसी, आपके अपने बायस हो सकते हैं, लेकिन आप हमेशा कहोगे मैं साइंटिफिक डिस्कशन करना चाहता हूँ। लेकिन सौरभ, हैकर न्यूज़ पे मैं तो कोई कोड नहीं करता पर लेकिन तो ज्यादातर मैं जिस चीजों को देखता हूँ वो ऐसी चीजें हैं जो कि एक्चुअली पॉलिटिकल होती हैं या फिर किसी कंट्रोवर्शियल चीजों पर बात हो रही है, फिर भी वो डिस्कशन अच्छा होता है। और हमारे लिए शायद वो चीजें इतनी कंट्रोवर्शियल नहीं है, लेकिन कोई आप जो हैकर न्यूज वाले लोग हैं उसमें आप लिनक्स वर्सेस BSD लिनक्स के ऊपर भी मतलब एकदम वॉर छिड़ जाता है, वैसे भी लोग होते ही है, लेकिन फिर भी मतलब जंग तो किसी भी विषय पे छिड़ सकती है। बिल्कुल, नहीं वो बात तो बिल्कुल ठीक है। शायद जैसे एक इसमें आई मीन जैसा एटलीस्ट रेडिट में और एटलीस्ट टेक्निकल लोग ऐसा समझते हैं कि जब आप इन चीज़ों को प्रमोट करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा डीप विषय में जाने वाले लोग जो हैं वो कम्युनिटी में ऊपर आ जाएंगे किसी भी वजह से। फिर एटलीस्ट वो जब किसी और चीज़ के ऊपर भी आपको अपनी ओपिनियन देंगे तो बहुत ही सतही नहीं देंगे,
तो सब लोग बराबर नहीं है कम्युनिटी में ना, क्योंकि कम्युनिटी किसी नॉलेज के अराउंड भले ही वो किसी और चीज पे दें, लेकिन अब आपको सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं जो कि एटलीस्ट किसी चीज के बारे में तो बहुत डीपली सोचते हैं। हो सकता है किसी चीज के बारे में वो गलत हो सकते हैं, लेकिन उनको आदत है किसी चीज में तो डीपली सोचने की, और वो कम्युनिटी एनकरेज कर रही है कि जो थोड़े से डीप सोचने वाले हैं या जिनको थोड़ा एक्सपर्टीज है किसी सब्जेक्ट में, वो अपने आप कम्युनिटी के बोलो कि थोड़े नेता टाइप बन जाते हैं। मैं इसको थोड़ा सा समराइज करने के लिए, अगर हमें अच्छा मॉडरेशन या एक हेल्दी कम्युनिटी बनानी हो तो आपके हिसाब से टॉप 3 चीजें क्या सही करनी चाहिए रूल्स ऑफ एंगेजमेंट सेट करने के लिए, ताकि कुछ बेसिक, वो बहुत ही बेसिक रूल रहे जो हर केस में वो एक नॉर्थ स्टार बन सके कि भाई ये इस हिसाब से जाना चाहिए। तो जैसे कि एक रूल ये हो सकता है कि आप जो भी बात कहे वो किसी तथ्य के ऊपर आधारित हो, या तो फिर आप बताइए कि भाई ये आपका ओपिनियन है, इस तरीके से एक डिस्क्लेमर रखिए, उस हिसाब से आप डिस्कशन करिए। ये एक रूल हो सकता है। आपके दिमाग में कुछ ऐसा आ रहा है? हाँ, मेरे दिमाग में तो बहुत है, लेकिन सबसे पहले हम लोग ये सीख रहे हैं कि मॉडरेशन जरूरी है। मतलब हाँ, 3-4 साल पहले तक तो मुझे लगता था कि हर कम्युनिटी खुली होनी चाहिए, जितनी खुली अच्छी है, लेकिन अब सब लोगों की सोच में ये बदलाव आया है कि अगर आपको क्वालिटी रखनी है तो मॉडरेशन चाहिए। ये खुद में, इसमें ही एक बहुत बड़ा चेंज है। और मैं सोच रहा था किस तरीके का मॉडरेशन हो। मतलब एक तो आप ये कह सकते हैं कि आप क्या पोस्ट करेंगे वो आप पॉलिश नहीं करेंगे, लेकिन आप किस तरीके से पोस्ट करेंगे वो आप पॉलिश करना जरूरी है। मतलब ऐसा नहीं है कुछ कोई बोल दे कि यार आर्किमिडीज ने ये कहा या एरिस्टोटल ने ये कहा या सौरभ ने ये कहा इसीलिए ये सच है, या इसके ऊपर आप डिस्कस ही नहीं कर सकते। अगर आप उस तरीके के आर्ग्यूमेंट्स करेंगे तो जरूरी है कि मॉडरेटर बोले कि यार हर चीज डिस्कस हो सकती है, एरिस्टोटल ने कहा इसलिए वो सच थोड़ी ना। तो इस तरीके का एक नॉर्म जरूरी है, क्योंकि अक्सर डिस्कशंस इंसानों के ऊपर हो जाता है ना, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है या फिर प्राइम मिनिस्टर की ये नीति है तो बदलाव कैसे हो सकता है वगैरह वगैरह। दूसरा, हाँ, अगर हम लोग कुछ प्रॉम्प्ट्स दे सके लोगों को कि आप इस कम्युनिटी में इस तरीके की चीजें डिस्कस कर सकते हैं, कि कई लोग ऐसा कहते हैं लेकिन मेरा विचार ये है, ये एक तरह का प्रॉम्प्ट हो सकता है। या फिर और मैं इस तरीके से ये सोचता हूं, क्योंकि आप रीजनिंग को तवज्जो दें तो शायद महसूस हो सकता है। और तीसरा मुझे थोड़ा रेडिकल लग रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि इंस्टेंट कम्युनिकेशन वर्जित ही हो जाना चाहिए। लेकिन जिसके अगर आपने कुछ मैसेज देखा, वो आपके स्क्रीन पे आने के तकरीबन एटलीस्ट 1 मिनट बाद ही आप रिप्लाई कर सकते हैं उसको। आप इंस्टेंटली नहीं रिप्लाई, आप 1 मिनट या 10 मिनट या जो भी हो, क्योंकि अगर आप सिस्टम 1 थिंकिंग का प्रयोग करेंगे तो आप हमेशा वो व्हाट्सएप कम्युनिटी वाले हो जाएंगे। मतलब ये चीज मुझे अच्छी नहीं लगी, बस बोल दो, और फिर उसी के ऊपर लोग अटैक करने लग जाएंगे और डिस्कशन और ही कहीं जाता है। तो मुझे लगता है सिस्टम 2 थिंकिंग एक्टिवेट करना भी जरूरी है। तो आप मॉडरेशन में भी ला सकते हो, अगर सिस्टम नहीं ला सकता, कि आप सोचिए इसके ऊपर और इंस्टेंटली मत विचार दीजिए। ऐसा मुझे लगता है 2-3 चीजें। और वो कम्युनिटी में एक हेल्थ जो आप डेमोक्रेटाइजेशन की चाहते हो कि वो 1-2 लोगों के ऊपर ही ना निर्भर हो जाए, तो आपको एक कम्युनिटी बिल्डिंग में वो तो चाहिए कि लोग बोल सकें कि हाँ ये व्यक्ति हमको पसंद है, जो ये अपवोट वाला चीज़ है वो अच्छा है। तो जिस व्यक्ति को बहुत अपवोट मिले हैं, तो कहीं पर आप उस व्यक्ति को बेसिकली एक हायरार्की, सारे लोगों की आवाज़ बराबर नहीं है कम्युनिटी में, और आपको अपनी आवाज़ ऊपर करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी किसी भी कम्युनिटी में आके। तो ये एक चीज, और वो रेडिट ने उसमें एक बेसिकली एक बैलेंस करता है कि ये भी नहीं कि आप बहुत टाइम से हो तो फिर आपको कोई डिसलॉज नहीं कर सकता। तो वो एक डिमिनिशिंग होती है, आपके पुराने पॉइंट्स जो है वो डिग्रेड कर जाते हैं। ये नहीं है कि बहुत पुराने पॉइंट्स जो है वो हमेशा उतनी ही वैल्यू होती है। हाँ। तो उसमें जो टी वैल्यू है, साथ में टाइम वैल्यू होती है आपके जो अपवोट्स वगैरह की, वरना तो आपके फ्रंट पेज पे ऊपर वाली चीज कभी नीचे जाएगी ही नहीं ना, क्योंकि जिस चीज को सबसे ज्यादा, अब इसीलिए जैसे मोस्ट व्यूड आप देखते हो, तो मोस्ट व्यूड, तो अगर आप मोस्ट व्यूड दिखाओ तो सब लोग वो ही देखेंगे, और फिर मोस्ट व्यूड हमेशा सबसे ऊपर रहेगा। ठीक, तो उसमें एक रहता है बैलेंस, न्यू वर्सेस मोस्ट का। हाँ, नहीं, वो आप उस बारे में बोल रहे हो कि कौन सा पोस्ट रेडिट के फ्रंट पेज पे जाएगी, क्या एल्गोरिदम के बारे में बोल रहे हो। लेकिन आप यूजर के हिसाब से देखो तो किसी का बहुत ज्यादा किसी के पास बहुत पहले के पॉइंट्स ज्यादा है वर्सेस अभी किसी ने जस्ट रिसेंटली ज्वाइन किया उसके पॉइंट्स,
उसके कोई इतना ऊपर नीचे नहीं होता है, उसको उस पोस्ट अच्छा पे या उस कमेंट पे कितना अपवोट मिला है उसके हिसाब से वो कंटेंट ऊपर जाता है। ऊपर जा तो सकता है, ठीक। हाँ, और तो अगर बट डाउनवोट मुझे हुआ लगता तो है आपके लेकिन कम ये भी हो सेम जाएंगे। लॉजिक लोगों पे भी अप्लाई होना चाहिए, क्योंकि ये नहीं कि आप अपने पुश्तैनी पॉइंट्स लेकर के उसको पूरी जिंदगी खाते रहो उसकी। तो आपके पास अगर लीगेसी पॉइंट ज्यादा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपका पोस्ट ऊपर आएगा। अगर आपका घटिया पोस्ट है और लोग उसको डाउनवोट करेंगे तो पीछे भी जाएगा वो। खैर, हाँ, ठीक बिल्कुल। है। हम्म। हम्म। नहीं, ठीक है, ये डिस्कशन अच्छा था। और इसका आई मीन आज हमारे श्रोता सोच रहे होंगे कि ये किस कंक्लूजन पे जा रहा है, तो ये कंक्लूजन के लिए नहीं है, ये एक टिपिकल पुलियाबाजी है जिसका शुरू शुरू तो है पर अंत नहीं है। तो हमारे जो श्रोता हैं वो भी बताएं आपको क्या लगता है। आप भी इस चर्चा में शामिल हुइए और हमें सजेशन दीजिए कि अच्छी कम्युनिटी कैसे बनती है। ये भी एक हमारी कम्युनिटी है पुलियाबाजों की, आपको हमें बताना चाहिए। शायद इस तरह से कभी इन विचारों के साथ में पुलियाबाजी की कम्युनिटी बन जाए, शायद डिजिटल इन आइडियाज को लेकर के। तो इसी बात पर ख़त्म करते हैं आज की चर्चा। प्लीज़ जहाँ पे भी आप हमारा पॉडकास्ट सुन रहे हैं वहाँ हमें लाइक सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये पॉडकास्ट और लोगों तक पहुँच सके। शुक्रिया। शुक्रिया। उम्मीद है आपको भी मजा आया। यह पॉडकास्ट संभव हो पाया है तक्षशिला इंस्टीट्यूशन के सपोर्ट के कारण। तक्षशिला पब्लिक पॉलिसी में शिक्षा और अनुसंधान के लिए स्थापित एक स्वतंत्र संस्था है। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपकी उम्र कुछ भी हो, अगर आप पब्लिक पॉलिसी, विदेश नीति या टेक्नोलॉजी गवर्नेंस में रुचि रखते हैं तो तक्षशिला की वेबसाइट takshashila.org.in पर उनके कोर्सेज को जरूर चेक कीजिए। और अगर आप पुलियाबाजी में शामिल होना चाहते हैं तो हमसे कनेक्ट कीजिए puliyabazi@gmail.com पर या फिर @puliyabazi ट्विटर पर। शुक्रिया। IVM